आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज का अर्थ, विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण तथा बाह्य कोण का बोध करना। आपका चैप्टर नंबर 18 दिया गया है। 19वें नंबर चैप्टर में हम कई सारे चतुर्भुजों के गुण और उनके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीज़ों के बोध करने के बारे में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे तो सम्मुख और बाह्य कोणों का कुछ रिलेशन आता है नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे। तो उन रिलेशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किसी भी चतुर्भुज आकृति में क्या उनका सम्मुख कोण होता है, क्या बाह्य कोण होता है, उसको हम देखते हैं। तो चतुर्भुज, पहला चीज़ तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो किसी चार भुजाओं की बंद आकृति को, ठीक है, किसी चार भुजाओं की बंद आकृति जो होती है, बंद आकृति, जैसा कि त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं तीन भुजाओं की बंद आकृति, तो अगर हम चतुर्भुज पढ़ेंगे तो चार भुजाओं की बंद आकृति, अब वो इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, आपकी इस तरह से भी हो सकती है, चार भुजाओं की बंद आकृति। अब ये सारे चतुर्भुजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल के सेशन में। तो फिर इस तरह से भी आपकी चतुर्भुज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी भुजाएं हमारी होंगी ये चार भुजाओं से ही बंद आकृति होगी, उन्हीं को हम चतुर्भुज कहेंगे। याद रखना, आप पतंग देखे होंगे तो पतंग भी एक चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, लेकिन होता क्या है कि पतंग के लिए अलग से फॉर्मूला होता है, जिसको मैं कल के एक स्पेशल सेशन में इसके रिलेटेड एक फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाले आकृति दे देता है और लोग यही समझते हैं कि ये चतुर्भुज है, एक्चुअल में वो पतंग की आकृति दिया होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, तो मैंने आपको इसका अर्थ समझाया कि चार भुजाओं की जो भी बंद आकृति होगी उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। दूसरी चीज़ विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण को निर्धारित करने के पहले आपको चारों भुजाओं के या चारों शीर्ष या कह सकते हो शीर्ष, ठीक है, जितने कोने होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। एक और आप उसमें बढ़ा सकते हो, शीर्ष क्या होते हैं, तो जो भी शीर्ष हमें दिए गए हैं उनके सामने अगर आप देखोगे तो ABCD हम सबके शीर्ष ले सकते हैं, ABCD सबके ले सकते हैं हम लोग। और हाँ, सीक्वेंस में लिखी जाती है ये चीज़ें, A के बाद B, B के बाद यहाँ C नहीं लिखा जाएगा, हमेशा यहाँ लिखा जाएगा ABCD, फिर ABCD, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे जो शीर्ष हो गए वो कौन कौन से हो गए, A हो गया, B हो गया, C हो गया और कौन सा हो गया, D हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं विकर्ण क्या होता है। तो जब किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को आप मिला दोगे, जैसे ये देख रहे हो, ये जो डॉटेड मैं मिला रहा हूँ यही होता है विकर्ण। अब अगर हम बात करें AC, तो AC जो रेखाखंड है यह चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है, ठीक है। तो AC जो रेखाखंड है यह चतुर्भुज ABCD का क्या है, विकर्ण है। और अगर हम देखेंगे कि DB या BD, कुछ भी आप कह लो, चाहे DB कहो चाहे BD कहो, तो ये जो रेखाखंड है वो भी चतुर्भुज ABCD का क्या है, विकर्ण है। तो DB या BD जो भी आप लिख लो। अब याद रखना कि कहीं अलग अलग चतुर्भुजों में इन विकर्णों के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे सम चतुर्भुज में अलग इसकी प्रॉपर्टी होगी, सम चतुर्भुज में ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इस चीज़ को याद रखना। हम जब कल पढ़ेंगे इस सेशन को स्पेशली, तो मैं आपको पूरे सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज सबके बारे में मैं वहाँ पे बताऊँगा। कल का सेशन जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना जानते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है, क्या उसके शीर्ष होते हैं, क्या उसके विकर्ण होते हैं, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, क्योंकि सवाल में जब लिख के देगा कि संलग्न भुजाएं ये हैं, तो आपको वहाँ पे छांटना बहुत ज़रूरी है कि संलग्न भुजाएं होती क्या हैं। ध्यान से समझना, किसी एक शीर्ष के पास लगी हुई दो भुजाएं, जैसे अगर A से देखोगे तो एक भुजा इधर निकली हुई है और A से देखोगे तो एक भुजा इधर निकली हुई है, तो ये दोनों भुजाएं शीर्ष A के पास से लगी हुई हैं। सीधी भाषा में समझो, शीर्ष A के पास से लगी हुई है। संलग्न का मतलब ये होता है जो एक साथ लगी हों, ठीक है, जो एक साथ क्या हों, लगी हों। जैसे कि A के पास से जो भुजाएं लगी हैं, जैसे AB और AD, ये क्या हो गई, संलग्न भुजाएं हो गई। तो AB तथा AD आपकी एक संलग्न भुजा हो जाएगी। ध्यान से समझना, कई सारी संलग्न भुजाएं उसमें निकलेंगी। फिर उसके बाद अगर हम शीर्ष D से देखेंगे तो देखो एक भुजा क्या निकली है, DA, और एक भुजा निकली है DC। तो DA और DC हो जाएगी, DA एंड DC आपकी हो जाएगी।
इसी तरह से अगर आप C पे देखोगे तो C से CD निकली है एंड C से CB निकली है, तो कहीं कहीं CD और CB अगर लिखा है तो वो भी हमारी क्या होगी, संलग्न भुजा होगी। और अगर आप B से देखोगे तो B से BC निकली है एंड B से क्या निकला है, BA निकला है, तो हमारी BC एंड BA भी हमारी क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी। तो इस तरह से संलग्न भुजाओं का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया। ध्यान से समझना, हम सम्मुख भुजाओं की बात करते हैं तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, जैसे AB के सामने की भुजा कौन सी है, CD है, ठीक है। तो AB तथा DC, मैं क्यों DC लिखा हूं, क्योंकि हम जब A से B तक चले हैं तो फिर इसी सीक्वेंस में चलेंगे D से C तक, ठीक है। तो AB तथा DC, और अगर आप देखोगे तो DA तथा CB हमारी क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं होंगी। इस चीज़ को सब समझते रहो आप लोग ध्यान से, तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद हम सम्मुख कोणों पे आ जाते हैं। तो सम्मुख कोण कौन से होते हैं, ऐसे कोण जो एक दूसरे के सामने हो, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे तो A हो गया, फिर C हो गया, तो A C एक दूसरे के सामने है। तो सम्मुख कोण कौन से होंगे, देखो कोण को ऐसे दर्शाया जाता है, कोण A तथा कोण C सम्मुख कोण है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो ये वाला कोण यानी कोण D तथा कोण B सम्मुख कोण है, कोण D तथा कोण B सम्मुख कोण है। अब हम जब कल पढ़ेंगे चतुर्भुजों के बारे में तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये कोण कितने अंश के होते हैं, कितनी इनकी प्रॉपर्टी होती है, किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेशन रखते हैं। जैसे आप आयत और वर्ग के बारे में आप पढ़े ही होंगे, तो उसमें होता है कि सारे कोण 90 अंश के होते हैं और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। चाहे जो चतुर्भुज होगा तो चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब आते हैं बाह्य कोण। तो ध्यान से समझना है इस बाह्य कोण के बारे में। अगर मैं आपको इस आकृति के माध्यम से समझाऊं बाह्य कोण कौन कौन सा है, तो इसका जो बाह्य कोण है, अगर इस भुजा को आप बाहर निकाल दोगे, इस भुजा को आप बाहर बढ़ा दिए, ठीक है, तो A का अंतः कोण तो ये हो गया, ठीक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमारे क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए। तो किसी भी शीर्ष के पास, ठीक है, सिर्फ ये अंतः कोण होता है। अगर इसको इधर बढ़ाओगे तो ये भी इसका बाह्य कोण है, अगर इसको इधर बढ़ाओगे तो ये भी इसका बाह्य कोण है, इसको फिर ये भी इसका बाह्य कोण है। मतलब एक पॉइंट पे, अगर एक डॉट पे बात करें, अगर C का अंतः कोण देखोगे तो ये हो गया। अगर हम इस वाली भुजा को आगे बढ़ा दिए तो ये C का बाह्य कोण हो सकता है, इस वाली भुजा को आगे बढ़ा दिए तो ये हो जाएगा, अब फिर ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से 3 बाह्य कोण आपके किसी एक पॉइंट पे मिल सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो जब बाह्य कोण की बात आएगी तो उसमें एक नाम दिया जाता है। जब भुजा को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कुछ नाम दे दोगे और यहाँ भी कुछ नाम दे दोगे। मान लो यहाँ पे यक्स हमने लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, तो एक कोण आपका जो बनेगा वो बनेगा यक्स सी वाई हो जाएगा। दूसरा जो बनेगा वो हो जाएगा वाई सी बी हो जाएगा। तीसरा जो बनेगा वो हो जाएगा यक्स सी डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम उनके नाम दे सकते हैं, कोण यक्स सी वाई, इस तरह से। फिर हमने बताया था कोण यक्स सी डी, फिर हमने बताया कोण यक्स सी बी, ठीक है। इस तरह से ये इनके क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण हो जाएंगे। तो आई होप इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि संलग्न चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज हैं, जैसे सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब का तो मैंने चैप्टर पढ़ा ही दिया है, बट फिर भी उसकी प्रॉपर्टी को मैं कल बताऊंगा। तो 3 चतुर्भुजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसा कि लिखा गया है सम्मुख चतुर्भुज ABCD में कुछ सवाल पूछे गए हैं और इनके हमें जवाब देने हैं। तो हमने पढ़ा था, अब इनके जवाब हम लोग देंगे। कितनी भुजाएं हैं, तो सिंपल सी बात है, चतुर्भुज है इसलिए कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी। कौन कौन सी हैं ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ। तो A से लेके B तक AB, फिर उसके बाद BC, फिर उसके बाद CD एंड फिर हमारी क्या हो जाएगी DA। इस तरह से भुजाएं हैं। कितने अंतः कोण हैं, तो 4 अंतः कोण हैं। कौन कौन से, कोण A, कोण B, कोण C एंड कोण D। इसी कोणों को कभी कभी इस तरह से लिखा होता है दोस्तों। अगर मुझे कोण D दिखाना हो तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण ADC। क्यों, क्योंकि हम A से चले हैं D पे, फिर गए हैं C पे, तो अपने आप देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यही हमारा क्या है, कोण D है, ठीक है।
तो फिर हमारा लिखा गया है सम्मुख कोणों के कितने युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो इसमें 2 जोड़े हैं। जैसे आप देखोगे कि अगर B से लेके D को हम मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के सम्मुख हैं, यानी एक जोड़ा यहाँ हो गया। अगर A से लेके C को मिलाओगे तो ये एक दूसरे के सम्मुख हैं, एक जोड़ा यहाँ हो गया। तो टोटल कितने जोड़े हो गए? 2 जोड़े हो गए। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? तो देखो संलग्न भुजाएं मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट पे आप देखोगे, डिसाइड करोगे एक पॉइंट से, किसी एक शीर्ष से डिसाइड करोगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूं। तो अगर आप किसी एक शीर्ष से डिसाइड करोगे, तो जैसा कि ये शीर्ष आपको डी वाला दिख रहा है, तो डी से 2 संलग्न भुजाएं हैं, एक है हमारी डीसी और एक है हमारी डीए। तो 2 संलग्न भुजाएं यहाँ पे हैं। हमसे पूछा क्या है कि संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। तो देखो एक जोड़ा यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगा, एक जोड़ा इस पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारी CD निकलेगी और CB निकलेगी, ठीक है। फिर इसी तरह से एक जोड़ा यहाँ पे मिलेगा, BC निकलेगी और हमारी BA निकलेगी, तो 3 जोड़ा हो गया। इसी तरह से यहाँ भी निकलेगा एक जोड़ा, तो एक जोड़ा इधर AB और एक जोड़ा इधर AD निकलेगा। तो आप कह सकते हो कि टोटल कितने जोड़े हो गए? 4 जोड़े हो गए। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखा गया कितने विकर्ण होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने युग्म हैं सम्मुख कोणों के, आपके 2 युग्म हैं, तो इसी तरह से AC और BD इस चतुर्भुज के विकर्ण होंगे, यानी कि 2 विकर्ण होंगे। लिखा गया है क्या AB, BC, CD और DB में कोई विकर्ण है। तो हमारे विकर्ण कौन कौन से हैं? तो देखो ये AC हमारा एक विकर्ण है और यहाँ पे DB हमारा एक विकर्ण है। तो बिल्कुल सही बात है, DB एक विकर्ण हमारा है और उसके अलावा हमारा कोई इसमें विकर्ण नहीं है। तो इसमें एक विकर्ण है, वो है DB। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो हैं उनको फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। लिखा गया है किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा गया है 2, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है। शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनते हैं। तो 2 सम्मुख शीर्ष जो होते हैं, जब हम उनको मिलाते हैं तो विकर्ण बनते हैं। जैसे देखो यहाँ से A से लेके जब हम C को मिलाए थे तो ये विकर्ण बना है, ठीक है। शीर्ष A और C को, भाई अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो कि शीर्ष A और C को जब आप मिलाओगे तो आपके क्या बन जाएगा? A और C को मिलाओगे तो एक विकर्ण बनता है, यानी हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? C फिल करेंगे। इसी तरह से शीर्ष D और B को, D से हम आगे बढ़ेंगे तो B वाले पे जाएंगे, यानी D और B को मिलाने पर एक विकर्ण बनता है। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। कैसे? जैसे देखो अगर एक चतुर्भुज इस तरह से है, एक चतुर्भुज ABC एंड D, अगर एक विकर्ण मैं AC खींच दूं तो आपको 2 त्रिभुज मिलेगा, एक मिलेगा ABC और एक मिलेगा DCA, ठीक है। DCA एक त्रिभुज मिलेगा और दूसरा ABC एक त्रिभुज मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज का एक विकर्ण जो होता है वो 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि ये क्या होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये, इसलिए इसे मिस मत करना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।